सभी को नमस्कार अनसरकारी में। और आज हम बात करेंगे कि इमरजेंसी जो है उसके अंदर कल हमने देखी थी कि नेशनल इमरजेंसी कैसे आती है। प्रोक्लेमेशन जो है वो किस ऑर्डर पर पास होता है। ऑर्डर पर पास होता है तो लोकसभा का क्या रोल होता है प्रोक्लेमेशन में, और राज्यसभा का क्या होता है। और डिसअप्रूव खाली लोकसभा जो है सिंपल मेजोरिटी से उसको करवा सकती है विद इन 1 मंथ। और हमने देखा कि जो लेजिस्लेचर होता है उसको 6 महीने के लिए उसकी टाइम बढ़ा दी जाती है। अ, और कानून बनाकर उसको कितनी बार बढ़ाया जा सकता है। और हमने देखा था कि जो पार्लियामेंट है उसका टेन्योर जो है 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी 1 साल के लिए। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हमने देखा कि किस तरीके से आर्टिकल 358 जो है वो आपके आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देता है, और आर्टिकल 359 जो है वो आपके सभी बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एब्रोगेट करता है, एक्सेप्ट आर्टिकल आर्टिकल 20 एंड 21। तो जब हमने देखा कि जो स्टेट है वो कोई भी कानून बना सकता है आर्टिकल 19 को एब्रोगेट करने के लिए। मान लीजिए कि आर्टिकल 19 आपका हट गया, तो अब अगर स्टेट कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेता है, एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब मान लीजिए कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर, और आप अपने घर के सामने खड़े होकर के जो है आप बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर ये गवर्नेंस अच्छी नहीं हो रही है, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव आपको उठाकर मारे पीटे आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको जेल में डाले आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका आर्टिकल 19 उस टाइम के लिए टेम्पररीली बंद है। इसके अलावा जब आप एग्जीक्यूटिव एक्शन इस तरीके का ले लिया, मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने किसी के साथ ऐसे उसको पकड़ के जेल में डाल दिया है, तो उस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, उस एग्जीक्यूटिव डिसीजन के ऊपर कोई जुडिशियल भी हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसको आप चैलेंज करें कि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, क्योंकि फंडामेंटल राइट उस टाइम में बंद था आपका। इसके अलावा जैसे ही नेशनल इमरजेंसी बंद हो जाती है, ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 आपका जो है रिवाइव हो जाता है, दूसरी प्रोक्लेमेशन की जरूरत नहीं पड़ती कि आर्टिकल 19 जो है उसको बंद किया गया था, अब दोबारा से उसके लिए प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट जारी करेंगे कि दोबारा से लग गया। नहीं, जिस दिन जिस टाइम पर जिस डेट पर आपकी जो इमरजेंसी है वो स्टॉप हो जाती है, सीज टू ऑपरेट हो जाती है, तभी से आपका ऑटोमेटिकली री इंस्टॉल हो जाता है आर्टिकल 19। लेकिन कोई रेमेडी नहीं। मान लीजिए कि आप आर्टिकल 19 जब आपका बैन था, तो आपको जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के साथ आपके साथ बदतमीजी हुई है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि अब मैं उनके खिलाफ, मेरा आर्टिकल 19 मुझे मिला है, मैं कोर्ट में जाके प्ली लगाऊं, मुझे जस्टिस मिले। नहीं हो सकता। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि जो भी लेजिस्लेटिव पार्ट और एग्जीक्यूटिव पार्ट ड्यूरिंग द इमरजेंसी लिया जाएगा, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो कोर्ट के अंदर, अंडर आर्टिकल 19 से जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनके लिए। लेकिन 44th एक्ट 1978 आया, इसने बोला कि जो आर्टिकल 19 आपने सस्पेंड किया है ये तभी हो सकता है जब इमरजेंसी दो मैटर्स पर डिक्लेयर हो, पहला वॉर और दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर इंडिया के इंटरनल मैटर्स में आर्म्ड रिबेलियन है तो आप जो है उसको सस्पेंड नहीं कर सकते हो। और दूसरा, इमरजेंसी से रिलेटेड लॉ के ऊपर ही आप जो है कोर्ट के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकते हो। और खाली एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वही उन्हीं के खिलाफ आप कोर्ट में प्ली नहीं लगा सकते हो। अगर मान लीजिए इमरजेंसी के टाइम पर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज से आपने आपसे बदतमीजी की, तब आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि फलाना फलाना अफसर ने मेरे साथ ऐसी बदतमीजी की, आर्टिकल 19 नहीं यूज करने दिया। कोर्ट में नहीं जा सकते हो। लेकिन मान लीजिए कोई किसी कानून के हिसाब से आपके साथ हुआ कि एक स्टेट गवर्नमेंट का कानून है उसके अंडर आपको डाल दिया, तो लॉ तो जस्टिसेबल होगा, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है एवरी लॉ if inconsistent with the fundamental rights in the normal time, so you have the right to constitutional remedy। तो लॉ के खिलाफ नहीं। इसके बाद आर्टिकल 359 जब कह रहा है कि सारे राइट आपके जो हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, तो वो ये भी कह रहा है कि आप प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं आर्टिकल 32, यानी आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपके बाकी राइट तो छीने छीने, आपका कोर्ट जाने का भी राइट छीन लिया नेशनल इमरजेंसी में। और आर्टिकल 359 के अंदर एक चीज ये भी बोली जाती है कि राइट सस्पेंड नहीं हुए, सिर्फ उनका एनफोर्समेंट सस्पेंड हुआ है। यानी राइट्स आपके पास हैं लेकिन एनफोर्स नहीं कर सकते उस टाइम पीरियड के दौरान। और सिर्फ उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते हो
जिनका प्रोक्लेमेशन के अंदर रिटन में मेंशन है। प्रेसिडेंट करने को सारे आर्टिकल को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सारे को करने की जरूरत ना हो, सिर्फ आर्टिकल 25 to 28 रिलीजन वालों को ही करें। इसके बाद अगर प्रोक्लेमेशन के अंदर मान लीजिए कि उत्तराखंड के अंदर ही आप नेशनल इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, और नेशनल इमरजेंसी में आपने बोला कि भाई उत्तराखंड के लोगों के आर्टिकल 25 to 28 रिलीजन मैटर्स के ऊपर सस्पेंशन हुआ, तो ये जो उत्तराखंड में लगाया है, ये ऑल ओवर इंडिया में इसका इम्प्लीकेशन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट, प्रोक्लेमेशन के अंदर लिख के कि इक्वली एप्लीकेबल टू अदर एरियाज ऑफ द इंडिया। और इस तरीके का हमने देखा ही, आप प्रोक्लेमेशन करते हो तो आपको पार्लियामेंट के अंदर जैसे ही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होता है वो प्रोक्लेमेशन देनी पड़ती है, उसके ऊपर जो है स्पेशल मेजोरिटी से पास होती है, डिसअप्रूव होती है। इसके अलावा कोई भी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन, उनके अंदर जो भी फंडामेंटल राइट प्रोक्लेमेशन के अंदर थे, जो आपका सस्पेंड कर रहे थे आपके राइट, कोई इंटरवेंशन नहीं है, कोई अपील नहीं लगा सकते कोर्ट के अंदर। यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन जो भी लिए गए हैं प्रोक्लेमेशन ऑर्डर के अंदर कैन नॉट बी चैलेंज आफ्टर द ऑर्डर एक्सपायर आल्सो। ऑर्डर एक्सपायर भी होगा तो भी आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन फिर दोबारा 1978 आर्टिकल 1978 अमेंडमेंट जो है 44th अमेंडमेंट, वो कहता है कि आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो बाकी राइट को सस्पेंड भी कर सकते हैं, बाकी राइट के जो एनफोर्समेंट है उसको भी सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट में जाना चाहे एनफोर्समेंट के लिए तो वो जा सकता है। इसके अलावा सिर्फ वही लोग इमरजेंसी जो रिलेटेड है वो प्रोटेक्ट होंगे जिनके अंदर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। बाकी सारे के सारे जो कानून है, जो लॉ है, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जो आर्टिकल 359 के अंदर लिए गए हैं, उनका आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो कोर्ट के अंदर कि हमारे 20 और 21 आर्टिकल को भी आपने एनफोर्स करने के लिए रोका। तो अगर इन ब्रीफ जाने, क्योंकि अब थोड़ा ऐसा हो गया कि मुझे बोलते हुए ऐसा लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजिंग सा हो गया, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं एक बार। आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 से रिलेटेड, आर्टिकल 359 बाकी के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, जिसमें एनफोर्समेंट सस्पेंड किया जाता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 को, लेकिन आर्टिकल 359 के अंदर ऑटोमेटिक सस्पेंशन नहीं होता, बताना पड़ता है कि किस फलाने फलाने आर्टिकल को आपने सस्पेंड किया, और उसका एनफोर्समेंट भी रिटर्न में आपको लिखना होता है कि इस आर्टिकल को सस्पेंशन के साथ साथ एनफोर्समेंट पर भी बैन लगाएगा। आर्टिकल 359 के अंदर सिर्फ दो तरीके से आप 358 के अंदर आर्टिकल 19 खींच सकते हैं, एक्सटर्नल इमरजेंसी जो कि वॉर, और एक्सटर्नल एग्रेशन है। इंटरनल इमरजेंसी के नाम पे, आर्म्ड रिबेलियन के नाम पे आर्टिकल 358 अप्लाई नहीं होगा। 359 के अंदर एक्सटर्नल भी इंटरनल भी। 358 के अंदर आर्टिकल 19 जो है उसको आप पूरी कंट्री के अंदर सस्पेंड कर सकते हो, और जितना टाइम पीरियड है इमरजेंसी का, मान लीजिए 6 महीने, 1 साल है, 2 साल है, पूरे टाइम पीरियड के लिए आर्टिकल 19 को सस्पेंड रख सकते हो। लेकिन 359 के अंदर एनफोर्समेंट को बैन आप कुछ समय के लिए भी कर सकते हो और ज्यादा समय के लिए भी कर सकते हो। आर्टिकल 358 के अंदर पूरी कंट्री के अंदर आर्टिकल 19 बैन होता है। आर्टिकल 359 के अंदर आप किसी एरिया के अंदर लिमिटेड रखो या पूरे इंडिया के अंदर लगाओ। आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, लेकिन आर्टिकल 359 के अंदर सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे जो है हो सकते हैं, या उनके अलावा कोई एक या दो भी हो सकते हैं सस्पेंड। आर्टिकल 359 जो है स्टेट को पावर देता है कि आप कोई भी कानून, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ले लीजिए जो कि आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट के खिलाफ हो, कोर्ट में इंटरवीन नहीं कर सकती। लेकिन आर्टिकल 359 कहता है कि स्टेट लॉ भी बना सकती है, एग्जीक्यूटिव एक्शन भी बना सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं होना चाहिए जो कि एनफोर्समेंट से सस्पेंड किए गए। उनके उनके अलावा उन जितने भी फंडामेंटल राइट बचे उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, जिनका एनफोर्समेंट रुका हुआ है सिर्फ उन्हीं के खिलाफ हो सकते हैं। तो आर्टिकल 358 और 359 लॉ को भी इम्यूनिटी देते हैं, किस चीज से रिलेटेड, इमरजेंसी से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने लिया हो या फिर कोई कानून बनाया हो, उसमें जुडिशियल इम्यूनिटी देते हैं। और एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वो लिया जाएगा अंडर सच लॉ इज प्रोटेक्टेड बाय बोथ, यानी आपने जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया उसके ऊपर जुडिशियल इंटरवेंशन दोनों के अंदर ही नहीं है, ना तो 358 के अंदर ना 359 के अंदर। अगर हम बात करें कि आज तक नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी, तो यहाँ पे मेरे मित्र बताएंगे अब इस चीज का कि कितनी बार लगी। मानसी, आप बताइए।
एक तो 1975 में लगी है नेशनल इमरजेंसी, अच्छा, और मेरे को याद नहीं है, मतलब उससे पहले भी आई थिंक है। तो इसी बात को एक्सटेंड करते हुए मैं बोलता हूँ कि उससे पहले भी है, 1962 के अंदर लगी। 62 का 70। जब चाइनीज एग्रेशन हमने देखा नेफा रीजन के अंदर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसको बोला जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश स्टेट की हम बात करते हैं, पहले ये नेफा के नाम से जाना जाता था। 1962 में लगी और 1968 तक चली। प्रेस प्रोक्लेमेशन जो थे वो नहीं दिए गए उस टाइम पर, लेकिन बाद में हमने देखा 44th एक्ट ने बोला कि बार बार प्रोक्लेमेशन, हर 6 महीने के बाद प्रोक्लेमेशन दो। तो ये उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि पहले प्रोक्लेमेशन की जरूरत नहीं होती थी, रिन्यूअल ऑफ प्रोक्लेमेशन। दूसरी लगी 1971 में, जब पाकिस्तान के द्वारा अटैक हुआ। और तीसरी हम जानते ही हैं, जो इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर लगी थी, या फिर जो है हम बोल सकते हैं इंटरनल डिस्टरबेंस या आर्म्ड रिबेलियन के नाम पर आज के टाइम पर लगी थी 1975 में, विच वॉज considered as a malign attempt by the executive government to disrupt the democratic and the federal setup established in the form of parliamentary form of government in India। क्योंकि हम देखते हैं इसके ऊपर जो है कमीशन भी आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को कन्फाइनमेंट और हम बोल सकते हैं जेल के भी आदेश दिए थे। इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा कमीशन था जो कि 1975 के इमरजेंसी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जिसने बताया कि 1975 की इमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। जानबूझकर प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है उसका निरादर किया गया, प्रेसिडेंट को जो सीनियर मोस्ट कन्वेंशन है उसको तोड़ा गया। सीजीआई के अंदर हमने देखा कि सीनियर मोस्ट कन्वेंशन तोड़ा गया। तो शाह कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द जनता गवर्नमेंट 1977, मोरारजी देसाई, जिन्होंने प्रूव किया कि यस द डिक्लेरेशन वॉज मेड विद द बायसनेस टू prevent the various forms of unrest which were there in country, like, and because of the various factors like inflation and unemployment and large scale poverty। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। तो आप नीचे करिए करुणा, नेशनल इमरजेंसी हमने इन डिटेल बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल। ये हो गया, कर लिया इसके, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 355, हाँ यहीं पर छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल को पढ़ना है। पहला है आर्टिकल 355। 355 आर्टिकल कहता है कि सेंटर की कुछ ड्यूटीज, तो क्या ड्यूटी है कि हर स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए प्रोविजन के हिसाब से काम करे। दूसरा, अगर ड्यूटी के हिसाब से काम नहीं करती है तो सेंटर जो है स्टेट की गवर्नमेंट को अपने काबू के अंदर ले सकता है। किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 356 के अंदर। किस कारण से? कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो गई है, जो कि मेंशन आर्टिकल 365 के अंदर। इस इमरजेंसी को इमरजेंसी नहीं बोला जाता, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं है इमरजेंसी। जब हम बात करते हैं स्टेट के अंदर इमरजेंसी की, यहां पर बात होती है प्रेसिडेंट रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल, हम बोल सकते हैं इमरजेंसी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, जिसको आज के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का विखंडन हो गया। स्टेट जो है स्टेट इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आ गए, स्टेट की कैजुअलिटी हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, स्टेट नहीं संभाल पा रहे हैं, लो एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं, इतना ज्यादा अनरेस्ट है कि सीएम भाग रहे हैं, एमएलए जो है हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इसके अलावा सेंटर की जो मैंडेटरी डायरेक्शन है वो नहीं मान पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर दिस बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल and moral duty of the central government to take the state government in their control, and with number of features which we are going to deal। तो पहली बात, प्रेसिडेंट रूल जो है इसके 2 ग्राउंड हमने देखा। पहला 356, 356। तो अगर क्वेश्चन आए कि विच आर्टिकल ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 355, 56 और 65, so the answer will be only 356 because the conditions are mentioned in 55 and 65, but actually the emergency provision and details are mentioned in article 356। तो आर्टिकल 356 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, यहां पर भी आप प्रोक्लेमेशन इशू कीजिए, और ये प्रोक्लेमेशन भी आपकी अपनी नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 78 एंड 75। और प्रोक्लेमेशन दीजिए
और यहाँ पर आप सेटिस्फाइड होने चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आ गई है स्टेट के अंदर कि गवर्नमेंट की जो पावर है उससे ऊपर बात चली गई है। पानी जो है सर के ऊपर चला गया, नहीं संभाल पा रही है स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून नहीं है, कानून व्यवस्था टूट गई है। तो प्रेसिडेंट जो है ऐसा कब कर सकते हैं? पहला, जब उनको सेटिस्फाई हो। किसकी सेटिस्फेक्शन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सेटिस्फेक्शन है। दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर गवर्नर ऑफ स्टेट एक रिपोर्ट बनाकर दे दे कि प्रेसिडेंट साहब, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते मैं आपको कॉन्फिडेंस के अंदर लेना चाहता हूं कि भाई मेरे स्टेट के अंदर सिचुएशन ग्रेव है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। और यही प्रोविजन सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में एक अहम भूमिका निभाता है जब हम बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करने का काम करता है। क्योंकि गवर्नर के जो पार्टीशन और डिस्क्रिशनरी पावर के बिहाफ पर जब वो इस तरीके की रिपोर्ट उनको देते हैं, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट चिल्लाती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट बोलती है कि आपने किस बिहाफ पर ये रिपोर्ट उनको दी, हम तो सही से काम कर रहे हैं, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा, आपने अपनी मर्जी के बिहाफ पर किस तरीके से दे दी। क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यू मिस्टर गवर्नर, यू रिस्पेक्टेड एंड डिग्निफाइड गवर्नर, यू आर आल्सो हैव टू एक्ट on the aid and advice of the council of minister of the state level headed by the CM under article 165, but you are not doing so, and that is the case where we see the constitutional disequilibrium comes into the picture when judiciary intervenes। और इसी के ऊपर हमारे यहाँ 3 से 4 कमीशन है। पुंची कमीशन की बात करते हैं, सरकारिया की बात करते हैं, जो बोलते हैं कि गवर्नर साहब आप डिस्क्रिशनरी पावर का मत यूज कीजिए। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पब्लिक ट्रस्ट की बात है, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात है। आप हेस्ट में नी जर्ग रिएक्शन मत देना कभी भी, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है लोगों की। आप एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन काम करेंगे बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, तो आप इस चीज को स्पेयरिंगली यूज कीजिए। आर्टिकल 365 कहता है कि जब भी मैंडेटरी डायरेक्शन सेंटर की स्टेट कंप्लाई करने से मना कर दे, तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन वो इमरजेंसी लगाने में सक्षम है, वो लगा सकते हैं। अब कैसी कैसी डायरेक्शन है, मान लीजिए, इसका मैंने बार बार जिक्र भी किया है कि इंटर स्टेट कॉमर्स होना है। इंटर स्टेट कॉमर्स इन पार्ट आई थिंक 12 मेंशन भी है, आर्टिकल 371 भी डील करता है इससे। इंटर स्टेट कॉमर्स जीएसटी के अंदर भी बात है। और मान लीजिए पंजाब से हरियाणा सामान जाना है और हरियाणा की गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं कि हम तो बॉर्डर नहीं खोलते आपके ट्रक के लिए, लेकिन इंटर स्टेट कॉमर्स के ऊपर आपके फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर कॉमर्स मिनिस्टर से लेकर वो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि साहब आप खोलिए। दिस इज अगेन द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री एंड द यूनिफॉर्मिटी, बट द हरियाणा गवर्नमेंट हैज बिकम रिलक्टेंट, नो वी विल नॉट लिसन टू यू। एट दैट टाइम it is the responsibility of the president of India to declare in Haryana the president rule कि अब आप पीछे हट जाओ, हम अपने ट्रक भी लेकर आएंगे, भेजेंगे भी, और आप घर बैठिए। अब बात करते हैं प्रोसेस क्या है। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल यहाँ पर है नहीं है, क्या किस तरीके से कितनी ड्यूरेशन होगी। तो यहाँ पर जो प्रोक्लेमेशन होगी जो प्रेसिडेंट इशू करेंगे, दोनों हाउसेस को 2 महीने के अंदर इसको अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर हमने देखा था कि 1 महीने के अंदर अप्रूव करना था। और मान लीजिए लोकसभा नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूट होने के 2 महीने के अंदर अंदर आप अप्रूव करिए। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट रूल की आप प्रोक्लेमेशन है उसको आप सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव करा सकते हैं। कितने महीने के लिए ड्यूरेशन क्या रहेगी? 6 महीने। यानी वहां पर भी 6 महीने है, यहां पर भी 6 महीने है, लेकिन वहां क्या है, एक एक साल के लिए पार्लियामेंट का सेशन भी बढ़ गया, स्टेट का भी बढ़ गया। लेकिन यहाँ पर क्या 6 महीने का ड्यूरेशन आया, लेकिन ड्यूरेशन के बाद ऐसा बोला गया कि कॉन्टिन्यूसली नहीं चल सकती। 6 महीने के बाद दोबारा अप्रूवल कराइए जैसे नेशनल इमरजेंसी का होता है, लेकिन ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल ही चल सकती है। हर 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट अप्रूव करे, और अगर लोकसभा मान लीजिए डिसोल्व करना चाहे तो डिसोल्व भी कर सकती है। और तब 30 दिन के अंदर, अगर मान लीजिए कि अप्रूव करना है तो 2 महीने का टाइम है, अगर डिसअप्रूव करना तो 1 महीने के अंदर कर सकते हैं। लोकसभा अगर नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूट होगी और 1 महीने के अंदर अंदर इसको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं। और राज्यसभा मीन टाइम में, अगर लोकसभा नहीं है तो उसको कंटिन्यू भी करवा सकते।
तो यहाँ पर अगेन आई एम स्ट्रेसिंग दिस इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर ऐसा आ सकता है और आया भी है कि जब हम इसको अप्रूव कराने की बात कर रहे हैं तो सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज। इसके अलावा 44th एक्ट यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पर ये कहता है कि बियॉन्ड 1 ईयर जब आप इसको एक्सटेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैन बी एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी पीरियड, फॉर 6 मंथ्स मोर, 6 महीने के बाद आप बढ़ाते रहिए 3 साल मैक्सिमम तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया और आप भाई लगाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कब हो सकता है? जब नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी लगी हो रखी हो इंडिया के अंदर या किसी स्टेट के अंदर, तब आप जो है 3 साल तक बढ़वा दीजिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो ऐसा बोल दे कि भाई हरियाणा के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकता, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है सेंटर की डायरेक्शन पर, तो नहीं हो सकता इलेक्शन। अगर ऐसा इलेक्शन कमीशन रिटर्न ऑर्डर दे दे प्रेसिडेंट को, दोबारा से 6 महीने बढ़ गई, तो यहां पर जो प्रोक्लेमेशन है, क्या प्रेसिडेंट उसको बनाने के टाइम की तरह वापस भी ले सकते हैं अपने आप? सो द आंसर इज यस। अगर उनको डिसअप्रूव करनी है तो पार्लियामेंट से करवाएंगे, लेकिन अगर उनको रिवोक करनी है, अपने आप लेनी है वापस, तो अपने आप भी ले सकते हैं किसी भी टाइम, किसी भी टाइम। और जब वो ले रहे हैं तो पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के अंदर देखा कि पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, स्पेशली लोकसभा का चाहिए। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट क्या है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है। तो वहां पर हमने देखा था, ये क्वेश्चन भी आया प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, कि नेशनल इमरजेंसी के अंदर पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल बनी, प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ लगाने का है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट रूल की, तो क्योंकि इसका नाम प्रेसिडेंट से है, तो यहां पर प्रेसिडेंट बिकम्स एम्पावर्ड। यहां पर सेंटर नॉट बिकम एम्पावर्ड, नॉट पार्लियामेंट, ओनली द प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट के पास एक्स्ट्रा पावर नहीं आती, प्रेसिडेंट एक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। क्या क्या? वो स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पावर, गवर्नर की पावर, मिनिस्टर्स की पावर, आईएएस आईपीएस एसडीएम डीएम की पावर, सारी की सारी प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई। इसके अलावा स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, असेंबली है या काउंसिल है, लॉ बनाने की सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में तो आई, लेकिन वो खुद तो बनाएंगे नहीं, क्योंकि खुद बनाएंगे ऑर्डिनेंस हो जाएगा, तो पार्लियामेंट को दे आए कि भाई आप संभालिए ये काम। और तीसरी चीज कि मान लीजिए कि स्टेट के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, या फिर कोई अलग अलग अथॉरिटीज हैं, जैसे मान लीजिए कि स्टेट एजुकेशन बोर्ड है, स्टेट जल बोर्ड है, उनके फंक्शंस, उनकी पावर को सस्पेंड करने की पावर भी प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है, गवर्नर और सीएम के हाथ में कुछ नहीं रहता। यानी तुम कंगाल हो गए, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सारी पावर मेरे पास आ गई। आपको बोला गया था डायरेक्शन मानिए, आपने नहीं मानी, अब आप यू रीव द बेनिफिट वट एवर यू हैव ट्राइड। तो यहां पर प्रेसिडेंट जो है, हमने देखा नेशनल इमरजेंसी के अंदर आपकी जो स्टेट असेंबली है, जो स्टेट मिनिस्टर है, वो डिसमिस नहीं होती है, सस्पेंड नहीं होती है, इनएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन यहां पर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोला गया यू आर डिसमिस्ड आउट ऑफ द सर्विस, सीएम साहब आप घर बैठिए, दोबारा इलेक्शन होगा। स्टेट गवर्नर जो है, अब प्रेसिडेंट काम कर नहीं सकते, तो गवर्नर की पावर जब वो ले रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि गवर्नर साहब अब आप काम करेंगे मेरे बिहाफ पर, मेरे नाम पर सारे काम होंगे, लेकिन आप करिए, मुझे एक एक चीज की रिपोर्ट आपसे चाहिए। सीएम से ले रहा था पहले, अब आप मुझे दीजिए। स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन आप संभालिए, जितने भी चीफ सेक्रेटरी से लेकर जितने भी आपके ऑफिसर हैं, सबकी कमांड मेरे हाथ में है। इसके अलावा प्रेसिडेंट साहब जो है गवर्नर के ऊपर चेक्स एंड बैलेंस लगाने के लिए स्पेशल एडवाइजर भी प्रेसिडेंट ऑफिस से भेज सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं कि गवर्नर के ऊपर भी आप चेक्स एंड बैलेंस रखिए, भाई क्या कर रहे हैं। आपकी जो असेंबली है, क्योंकि अभी तो आपके सीएम डिसमिस हुए, आपकी असेंबली है, उसको बोला गया यू आर डिसॉल्व्ड, दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा कंस्टिट्यूट होकर आइएगा। सीएम को बोला गया दोबारा से मेजोरिटी प्रूव करके दिखाइएगा जब आइएगा, और सत्ता पक्ष में आइएगा। पार्लियामेंट सारे कानून पास करती है,
स्टेट बिल हो गया, स्टेट बजट हो गया, वो भी पार्लियामेंट ही पास करेगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जो कानून बनाने की पावर है वो प्रेसिडेंट से लेती है, और वो हर अथॉरिटी के लिए अलग अलग कानून बना सकती। इवन अगर कोई कानून बनाना पड़े और पार्लियामेंट नहीं बना पा रही, तो किसी और अथॉरिटी को भी बोल सकते कि आप कानून बना दीजिए, टेम्पररी लॉ, स्टेट चलता रहे। इसके अलावा पार्लियामेंट जो है, जब वो कानून बना रही है स्टेट के लिए, तो उसको ऐसा भी लग सकता है कि भाई स्टेट के अंदर हमने कानून बना दिया, अब इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा मनी चाहिए, ज्यादा रिसोर्स चाहिए। कैन स्टेट असेंबली मेक लॉज ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरिंग स्टेट इमरजेंसी, हाँ बना सकते हो मानसी, आप कानून बना सकते हो, लेकिन दैट विल बी सब्जेक्ट टू दी ओवरव्यू एंड सुपरविजन बाय दी पार्लियामेंट। आप वहां पर नेशनल इमरजेंसी में स्टेट की जो लेजिस्लेचर है कानून बना सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंट है। हर तरीके का कानून प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो आप है ही नहीं, यहाँ पर तो डिसॉल्व हो चुके हैं, आप तो कुछ बना ही नहीं सकते। तो मैं बोल रहा था कि जो पार्लियामेंट है, वो ठीक है पार्लियामेंट प्रवीण। पार्लियामेंट जो है, जब वो पार्लियामेंट को लगे कि भाई स्टेट के अंदर तो मिनिस्टर नहीं है, गवर्नर सारा काम संभाले हुए हैं प्रेसिडेंट के ब्याह पर, तो हमें तो ऑफिसर्स भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, तो पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकती है कि भाई आप एडिशनल फोर्स लगाइए स्टेट के अंदर, ताकि ढंग से यूनिफॉर्म प्रिंसिपल पर लोग इंप्लीमेंट हो, पैसा दीजिए। क्योंकि स्टेट का नहीं है, स्टेट अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यानी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर सेंट्रल को कमांड कर सकती है कि आप स्टेट की जिम्मेदारी लीजिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो है, वो पार्लियामेंट को बोल सकते हैं कि भाई आप जो है थोड़ा पैसा स्टेट कंसोलिडेटेड फंड के अंदर से उठा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। क्योंकि सारा पैसा आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का तो वहां लगाएंगे नहीं, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर से पैसा कैसे उठाना है, कितना डालना है, आप जो है पार्लियामेंट देख लीजिए उस चीज को। सेंटर नहीं देखेगी, पार्लियामेंट देखेगी, और कौन कहेगा देखने के लिए? प्रेसिडेंट है। और यहीं पर जब हम बात करते हैं कि ऑर्डिनेंस, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी बना सकते हैं, और अगर गवर्नर बना देते हैं तो उसको ओवरव्यू करते हैं प्रेसिडेंट। हम मान लीजिए कि स्टेट के अंदर लगी हुई है, ऐसा पार्लियामेंट ने कानून बनाया, तो क्या वो ऑपरेट करेगा जब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाएगा? तो द आंसर इज करेगा। लेकिन इसको स्टेट लेजिस्लेचर जब चुनकर आएगी, तो उसको रिपील भी कर सकती है, उसको अमेंड भी कर सकती है, उसको रिवोक भी कर सकती है, और उसको अप्रूव भी कर सकती है कि हाँ भाई ठीक ही तो बनाया इन्होंने, चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, या फिर गलत बनाया, या फिर कुछ चेंज करके लगा लेते। प्रेसिडेंट रूल के अंदर जो इसके अलावा फीचर्स है वो ये है कि जितनी भी हर स्टेट की जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट की पावर भी प्रेसिडेंट जो है, ऐसा माना जाता है कि ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंट सिर्फ हाई कोर्ट को छोड़ करके सारी रेगुलेटरी बॉडीज की पावर ले सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की पावर नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जुडिशियल सोवरेनिटी अलग है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी अलग है, और सेपरेशन ऑफ पावर है, सुप्रीम कोर्ट डील करेगी उससे। और जैसा हाई कोर्ट चल रही है, जैसे उनके जजेस के फाइनेंशियल चल रहे हैं, पर्क्स चल रहे हैं, अलाउंसेस चल रहे हैं, सारे वैसे के वैसे चलते रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि देर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल। अब हम बात करते हैं कि ये हुए प्रोविजन, तो क्या आज तक लगी भी है प्रेसिडेंट रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? तो आंसर है कि ये इतनी बार लगी है कि इसको बंद करवाने के लिए हाथ पैर जोड़े गए हैं। बिहार हो गया, पंजाब हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, मेट्रोपॉलिटन, बड़े से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर भी प्रेसिडेंट रूल लगा है, हमने देखा है। ऐसा देखा गया था कि जो प्रेसिडेंट रूल है उसका मिसयूज भी बहुत हुआ। किस किसने किया? सबसे पहला ऐसे देखा जाता है कि मोरारजी देसाई जी, जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका मिसयूज करा। कैसे?
उन्होंने आते ही हर स्टेट के अंदर, मैक्सिमम स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दिया और वहां पर दोबारा से इलेक्शन करा कर अपनी गवर्नमेंट ले आए। फिर हुआ क्या, इनका रिपरकशन को झेलना पड़ा, क्योंकि जब दोबारा से इंदिरा गांधी जी जीती तो उन्होंने भी यही काम कर दिया, अलग अलग स्टेटों के अंदर प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर किया और दोबारा से कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। इसके बाद हर स्टेट के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से जो गवर्नर है वो इस तरीके से रिपोर्ट देकर आए, रिपोर्ट देते ही प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया और कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशनल मिसयूज की एक परंपरा चल गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सबसे पहले 1994 के अंदर, जिसका नाम है बोम्मई केस, एसआर बोम्मई केस। यहाँ पर बोला गया कि भाई आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू अब से हम करेंगे क्योंकि बहुत हो गया मिस। प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन उनकी नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की है, और मेलाफाइड भी प्रूव हो सकती है, कमीशन बिठाएंगे, अगर प्रूव हो गई तो पूरा एक्शन भी लेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो प्रोक्लेमेशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, अगर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ पाई तो हम दोबारा से उसे मेलाफाइड डिक्लेयर करेंगे। यहां पर बोला गया कि कोर्ट के ऊपर कोई बैन नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप जो है भाई प्रेसिडेंट के ऊपर और प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन के ऊपर कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कन्वेंशन क्यों बना रखा है आपने, हम इंटरवीन करेंगे। और अगर हमें पता लगा कि प्रेसिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है वो मेलाफाइड है, तो जितनी भी गवर्नमेंट आपने डिसमिस करी, जितनी भी स्टेट लेजिस्लेचर को आपने सस्पेंड और डिसॉल्व करा, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट कर देंगे ऐसी की ऐसी, फिर आप कुछ नहीं कर पाए। तो यहां पर और क्या क्या बोला गया, यहां पर बोला गया कि जो 38th अमेंडमेंट 1975 है उसमें ऐसा बोला जाता है कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन फाइनल होगी, ऐसा नहीं है, वो फाइनल नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इसके अलावा रेलिवेंट मटेरियल होने चाहिए, जब आप सेटिस्फेक्शन अपनी दिखा रहे कि भाई मेरी सेटिस्फेक्शन के ब्याह पे मैंने प्रेसिडेंट रूल लगाया, आप रिटर्न मटेरियल दिखाइए हमें, आपकी सेटिस्फेक्शन कहां से आई, क्या पढ़ा आपने, क्या आपके दिमाग में ख्याल आए कि आप सेटिस्फाइड हो गए। रिटर्न में हर चीज एविडेंटरी टेस्टिमनी हमारे को पेश कीजिए कोर्ट को। और अगर हमने स्ट्रक डाउन कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड, तो यू विल बी लाइबल टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल टोर्ट आल्सो, जिसके अंदर फाइन भरना पड़ेगा, और फाइन प्रेसिडेंट नहीं, फाइन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भरेंगे, जो कि अभी अभी हमने देखा था। मटेरियल जो दिखाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, दिखाओ भाई आपने सेटिस्फेक्शन प्रेसिडेंट की अपहोल्ड करवाई है, दिखाइए हमें कैसी सेटिस्फेक्शन है वो। लेकिन यहां पर एक बात बोली गई है कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि जो मटेरियल आपको आया उसमें करेक्शन आप करके लाओ, ये सेटिस्फेक्शन ऐसे होनी चाहिए, यानी जो प्रोसीजरल पार्ट है उसके अंदर इंटरफेयर मत कीजिए आप। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि, जैसे मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोले कि पंजाब के अंदर जो है खालिस्तानी मूवमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है और प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन है, प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब कल को मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब से कोई वकील जाकर प्ली लगाए कि ये तो गलत लगाया, मेलाफाइड के ऊपर क्वेश्चन करिए, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए, सेंटर रिपोर्ट देता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत थी, तो खाली इतना अगर आप बोलेंगे तो दिक्कत है। आप क्या बोलेंगे कि हमें जो स्टेट गवर्नमेंट के डीजीपी हैं उनकी रिपोर्ट, जो आईबी और अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट, सारी चीजों के बिहाफ पर हमें ये पता लग रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए खतरा है, और अगर सेंट्रल ने कमांड नहीं ली तो दिक्कत आ सकती है। इस चीज को अगर सेंटर पेश करता है तो आप ये नहीं बोलेंगे तो कि भाई उस फलाने फलाने ने ऐसा क्यों बोला, नहीं, उन्होंने बोला, उनके पास कमांड है, इंटेलिजेंस के अफसर हैं, उनको बोलने का अधिकार है, उनके पास एक्सपर्टीज है। आप उस एक्सपर्टीज के एरिया में मत जाइए, उसको क्वेश्चन मत कीजिए आप। इसके अलावा अगर कोर्ट प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को होल्ड कर देती है तो सारा काम वैसे ही रहेगा, लेकिन अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देती है दोबारा से रिस्टोर होगा, और जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व अगर आपने की तो दोबारा से उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ आपका नहीं हो सकता। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ढंग से नहीं चल रहा क्योंकि वहां पर आप कोई दूसरी पार्टी गवर्न कर रही, नहीं, आप पार्टी बेस पर सेटिस्फेक्शन नहीं जज करवाओगे प्रेसिडेंट।
और यहाँ पर आखिरी चीज यही बोली जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई स्पेयरिंग यूज करो आप, तो लेकिन स्पेयरिंग यूज नहीं होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, मेलाफाइड निकलते। कल्याण सिंह का केस हमारे यहाँ, जहाँ पर लखनऊ बेंच ने दोबारा से कल्याण सिंह जी की जो गवर्नमेंट है, ओ सॉरी, जो कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट है उसको रिस्टोर करने की बात कही। 2016 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को रिस्टोर किया गया। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी देनी जो है चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई वो खुद भी लॉ एंड ऑर्डर, आप उसको प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो, आप उसको पैरामिलिट्री फोर्स की प्लेटून क्यों नहीं दे देते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, ताकि वो खुद ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर ले। आप ऐसा भी करिए, आप खुद कमांड मत लीजिए, आप डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करने की बात कीजिए, आप डिवोल्यूशन ऑफ पावर रिसोर्स एंड फंड की बात ही कीजिए। आप प्रेशर कुकर सिंड्रोम मत बनने दीजिए कंट्री की, ट्रस्ट रहने दीजिए, डिस्ट्रस्ट मत क्रिएट करवाइए। तो ऐसा बोला जाता है, सरकार या कमीशन ने बोला, पुंजी कमीशन ने बोला, जिनके बारे में हम